ऐसी टेक्निक्स जिससे कैलकुलेशन बहुत कम स्टेप्स में होने वाली है। बाय 55.55 कभी लिखा है तो आप उसको सॉल्व मत करने लग जाना, डिवाइड मत करने लग जाना। अच्छा, कई लोग इसको ऐड करने के लिए भी यहां पहुंच जाते हैं कोने में कि यार 190 प्लस 38 कर लूं। तो हेलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों आज। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप 11th स्टैंडर्ड में हो या 12th में हो, और अगर आप कैलकुलेशन से परेशान हो तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एनालिटिकल अप्रोच कैलकुलेशंस के लिए। ऐसी टेक्निक्स जिससे कैलकुलेशन बहुत कम स्टेप्स में होने वाली है। तो बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखना है। यहां पे मैं आज के वीडियो में सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही नहीं सिखाऊंगा बल्कि आपकी थिंकिंग भी अपग्रेड करूंगा। एकदम एंड में मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा कैलकुलेशन के लिए, और जब आप वो करोगे तो आप ये महसूस करोगे कि यार कितना जल्दी ये क्वेश्चन हो गए हैं या ये कैलकुलेशन हो गई है, और आप कैलकुलेशन से बिल्कुल डरना बंद कर देंगे। बस कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपसे, जैसे कुछ फॉर्मूले या कुछ ज़्यादातर बार बार रिपीटेटिव कैलकुलेशंस काम आती है, वो मैं आपको पहले सिखाऊंगा। अंडर रूट वाली कुछ कैलकुलेशन सिखाऊंगा, लॉग के बारे में बात करेंगे, और ऐसे ही रिपीटेड कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे, और वो सब के बाद हम कुछ सवालों पे आएंगे और वहां हम उसको अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल एंड तक बने रहना है, हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये जो फ्रैक्शन नंबर्स है 1/2 से लेके 1/10 तक, ये आपको याद होने ही चाहिए। जैसे कि 1/2 होता है 0.5, 1/3 की वैल्यू होती है 0.33, 1/4 होता है 0.25, 1/5 0.2, 1/6 0.166, 1/7 0.143। 143 बड़ा अच्छा नंबर है, कई लोग का फेवरेट भी होता है, उस तरह से आप याद कर सकते हो। 1/8 0.125। आप इस तरह से समझो लॉजिकल तरीके से कि यार 1/4 0.25 है, अब 1/8 कैसे बनेगा? जब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, और अगर इधर 2 से डिवाइड करोगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करोगे, तो 0.25 का आधा क्या हो जाएगा? 0.125, वही तो 1/8 हो गया। इसी तरह से 1/9 0.111 और 1/10 0.1। ये अगर आपको याद है तो यकीन मानो हर एक न्यूमेरिकल में ये आपकी कैलकुलेशन को आसान करने वाले हैं 100%। चलो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। टेबल्स आपको 2 से लेकर 20 तक याद होनी चाहिए। जिन लोगों को अप टू 20 टेबल याद होती है उनका जीवन बहुत आसान हो जाता है, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलती है। तो इसीलिए 2 से लेकर 20 तक मैंने टेबल यहां पे लिखी हुई है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आखिरी में इसका पीडीएफ ले लेना, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि जब भी आपको टाइम मिले 2 से लेकर 20 तक आपको टेबल्स बिल्कुल परफेक्टली याद होनी चाहिए। आपका भी जीवन टॉपर्स की तरह आसान बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कैलकुलेशन हैक्स, सबसे पावरफुल कैलकुलेशन हैक्स। अगर आप 11th या 12th क्लास में हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सब रिपीटेड कैलकुलेशंस होने वाली है जो आपके जीवन में आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। तो क्यों ना आप पहले से ही इनको याद कर लो। तो ये कुछ पावरफुल कैलकुलेशन हैक्स है। अब चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, या चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये नंबर्स आपके जीवन में, आपके सवालों में आते रहेंगे। तो क्यों ना पहले से ही कुछ कैलकुलेशंस हम याद कर ले, जिससे कि जब भी वैसी मिलती जुलती कैलकुलेशन आए तो सीधा हम आंसर ही टिक कर दें। जैसे समझो 1000/18, ये बहुत कॉमन है। 1000/18 होता है 55.55। इसी तरह से अगर मैं इसको पकड़ूं और ऐसे पलट दूं तो 1/55.55 कभी लिखा है तो आप उसको सॉल्व मत करने लग जाना, डिवाइड मत करने लग जाना। आप सोचना यार 1000/18 55.55 होता है, तो इसको ऐसे पकड़ के पलट दिया तो 1/55.55 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18/1000। इसको आप बोल सकते हो 0.018। तो देखा 1/55 कभी आया, 1/56 कभी आया, तो आप सीधा 0.018 लिख सकते हो। इसी तरह से
Na एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 1/Na लिखा हुआ है तो डिवाइड करके सीधा लिख दो 1.67 इंटू 10 की पावर -24। इसी तरह से कभी लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 की पावर -24, तो इसको लिख दो आप 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब एक और बढ़िया कैलकुलेशन, ये भी फ्रीक्वेंटली काम आती है। अगर एवोगैड्रो नंबर और इनटू जो एएमयू की वैल्यू होती है ग्राम में, ये दोनों नंबर अगल बगल लिखे हैं तो मल्टीप्लाई करके सीधा 1 लिख दो। ये मल्टीप्लाई करना नहीं होता है, मल्टीप्लाई करके सीधा 1 लिख दो। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24, ये अगर लिखा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 1 लिख सकते हो। आगे बात करते हैं 0.0821 इंटू 273 इंटू 298 इंटू 300। ये बहुत ज्यादा काम में आती है। जब 0 डिग्री होता है तो 273, जब 25 डिग्री होता है तो 298 और जब 27 डिग्री सेल्सियस होता है तो 300। ये वाली कैलकुलेशन बहुत काम में आती है। तो याद रखो 0.0821 इंटू 273 ये 22.4 है। अब जब इंटू 298 होगा तो जाहिर सी बात है आंसर 22.4 से बड़ा आएगा, तो वो आता है 24.4। और 298 से भी जब थोड़ा सा बड़ा होगा 300 तो मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा और बड़ा आ जाता है 24.6। इसी तरह से ये वाला कैलकुलेशन भी बहुत कॉमन है। 2.303 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3। अभी इसके बाद हम log की चर्चा भी करने वाले हैं। तो 2.303 इंटू log 2 ये मल्टीप्लाई करके आता है 0.693। अच्छा, इसी तरह से h प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये मल्टीप्लाई करके भी बहुत जगह काम में आता है। तो MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड में, आप SI यूनिट में इसकी वैल्यू याद कर सकते हो 1.99 इंटू 10 की पावर -25। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो 2 इंटू 10 की पावर -25। इसी तरह से h/4π ये काम में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो h/4π बार बार सॉल्व करने से बेहतर यह है क्यों ना इसकी वैल्यू ही याद कर लें। तो वैल्यू होती है 5.27 इंटू 10 की पावर -35 जूल सेकेंड। MKS में SI यूनिट में ये वैल्यू है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ कांस्टेंट्स पे जिनकी वैल्यू आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट की वैल्यू गलत पुट कर दी तो चाहे कैलकुलेशन आपको कितनी आती हो, सवाल गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा कांस्टेंट्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली काम आते हैं उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, और एएमयू में होता है 0.000549 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, जिसको आप बोल सकते हो 1.007 AMU। न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज्यादा होता है, बहुत ही थोड़ा सा, अप्रॉक्सीमेटली बराबर भी बोल सकते हो या हल्का सा ज्यादा। तो 1.675 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम या फिर 1.008 AMU। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। तो कितना कम है? इलेक्ट्रॉन का मास 1837 टाइम्स कम है प्रोटॉन के मास के, या हम ये भी बोल सकते हैं प्रोटॉन का मास इज 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एएमयू की वैल्यू पता होनी चाहिए 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। Na की वैल्यू पता होना चाहिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23। नर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू पता होना चाहिए 0.0591, जिसको आप राउंड ऑफ करके 0.06 भी लिख देते हो सवालों में अगर ऑप्शंस दूर है तो। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, ये बहुत काम में आता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। कभी कैलकुलेशन आसान करना हो तो आप 25/3 भी लिख सकते हैं। लीटर एटीएम में 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। कैलोरी में वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इसी तरह से किलो जूल और किलो कैलोरी के लिए आप 1000 से डिवाइड कर सकते हो। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद रिडबर्ग कांस्टेंट एटॉमिक में काम में आता है। तो इसमें R की वैल्यू 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ध्यान देना 10 की पावर -7 नहीं है, 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स है। इसी तरह सेंटीमीटर इनवर्स में 10 की पावर 5 है।
या फिर एंगस्ट्रॉम में वैल्यू पुट करनी है तो 1/r इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम है। अच्छा, फिर सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर काम में आता है KF एंड KB। KB बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और KF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो इसी तरह से पानी का जो KB होता है वो होता है 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स, और पानी के लिए KF की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। ये कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम में आता है पानी का H2O का SRP एंड SOP। ध्यान ये रखना, पानी का SRP SOP दोनों नेगेटिव में होता है। पानी का SRP -0.83 एंड SOP -1.23। ओके, क्लियर है यहां तक? चलो, लॉग की वैल्यूज पता होनी चाहिए, फिजिक्स में काम आएगी, केमिस्ट्री में काम में आएगी। लॉग की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, मैथ्स में काम में आएगी अगर आप जेई वाले स्टूडेंट हो तो 1 से लेके 11 तक की वैल्यूज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक याद हो तो बहुत बेहतर है, ना याद हो तो आप राउंड ऑफ करके 2 डिजिट तक लिखोगे तो भी चलेगा। log 1 0 है, log 2 0.301 राउंड ऑफ किया, इसी तरह से log 5 0.699.70 आ गया, इसी तरह से log 9 0.954 तो 0.95 आ गया, log 10 1, log 11 1.04। अगर अभी तक भी वैल्यूज नहीं याद है, स्क्रीनशॉट ले लेना और ये सारी वैल्यूज याद कर लेना। अच्छा, राउंड ऑफ करके याद करोगे तो भी बढ़िया है, ये भी काम में आता है। देखो कैसे काम में आता है, मैं आपको समझाता हूं। अगर कभी वो आपसे बोल दे कि यार आप तो log 5.5 बताओ, क्या बताओ? 5.5, मतलब ये एग्जैक्ट जो बीच में है, तो आप क्या करो, 70 और 78 के बीच का नंबर सोचो। एग्जैक्ट 70 और 78 के बीच में क्या आता है? 74। तो आंसर आ जाएगा 0.74। किसका आंसर? 5.5 का। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नहीं आप तो 6.5 बताओ, तो आप कहीं सॉल्व करने मत लग जाओ। आप देखो log 6 क्या है, log 7 क्या है, 0.78, 0.84। सोचो 78 और 84 के बीच में क्या है। अब कई लोग तो इसके लिए ये करने लग जाते हैं कि 1 मिनट सर, हम थोड़ा कॉपी पेन से ऐसे कर ले क्या, 78 + 84 डिवाइडेड बाय 2। ये सब नहीं करना होता है, थोड़ा सा अपने ब्रेन को, दिमाग को एक्टिवेट करो। 78 और 84 के बीच में क्या आता है? 81। तो आंसर आ जाएगा 0.81। बताओ, इसी तरह से 4.5 की वैल्यू बता पाओगे? हाँ, कितनी हो जाएगी? 0.65। ये तो बड़ा आसान हो गया। अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट बात जहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और गलती कर देते हैं, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं है, 0 का लॉग भी डिफाइंड नहीं है। अब कभी ऐसा हो जाए कि क्या लॉग लेने पे नेगेटिव आ सकता है, ये पूछ ले आपसे, तो हां, लॉग लेने पे नेगेटिव आ सकता है, लेकिन नेगेटिव का लॉग नहीं ले सकते। तो हां, लॉग लेने पे नेगेटिव आ सकता है, लेकिन नेगेटिव का लॉग नहीं ले सकते। आप कह रहे हैं सर ये तो सेम ही बात हुई ना। नहीं, सेम बात नहीं है यार। समझो 1 का लॉग लिया तो आंसर 0 आया। अब 1 से पीछे गए तो 1 से पीछे जाओगे अगर आप, तो 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 0.1, 0.11, 0.2, 0.3, 0.35, 0.37। तो 0 से 1 के बीच के नंबर का लॉग लोगे तो आंसर 0 से कम आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। तो हां, लॉग लेने पे नेगेटिव आ सकता है। किन नंबर्स का लॉग लेने पे नेगेटिव आ सकता है? 0 और 1 से बीच के नंबर का लॉग लेने पे नेगेटिव आ सकता है। अच्छा, 1 का लॉग लेंगे तो 0 आएगा, 0 का लॉग डिफाइंड नहीं है, और नेगेटिव का लॉग भी डिफाइंड नहीं है, पर लॉग लेने पे नेगेटिव आ सकता है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, कुछ स्क्वायर, कुछ रूट, कुछ क्यूब रूट, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे √2 1.414, ये पता है, ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। √3 1.732, ये भी सभी को पता होता है। पर जब क्यूब रूट कभी सवालों में काम में आ जाता है तो लोग फंस जाते हैं। देखो, क्यूब रूट ऑफ 2 1.25 होगा, और इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 3 1.44 होगा। आप इस तरह से याद कर सकते हो, जो 2 का स्क्वायर रूट है ना, और जो 3 का क्यूब रूट है, लगभग सेम है। इस तरह से आप दिमाग में इसको बैठा सकते हो। ओके, फिर 11 के स्क्वायर से लेके 20 के स्क्वायर तक ये सबको पता होना चाहिए।
देखो 1 से 9 10 तक का स्क्वायर तो सबको पता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन उसके बाद 11 12 और 13 से तो बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं। तो आपको पूरा 11 से लेके 20 तक का स्क्वायर ये याद होना चाहिए, काफी मदद मिलती है कैलकुलेशन में। देखो ये सब ना आप 5 10 15 मिनट का टाइम दोगे ना, ये सब स्ट्रांग बना लोगे, उसके बाद कहीं भी कैलकुलेशन आपको आसान लगने लगेगी। मैं आपको सॉल्व करके अभी फील भी करवाऊंगा। इसके बाद 20 के बाद सीधा 25 का याद होना चाहिए, 625। ओके, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, पावर ऑफ रेशियो को। भाई रेशियो से ना बहुत सारे तरह के सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। देखो आप समझना, जैसे मान लो कोई पैटर्न है या कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है जो 2:5:7 का रेशियो फॉलो करते हैं। अब देखो अगर कोई ये रेशियो फॉलो कर रहा है तो वो ये रेशियो फॉलो करेगा। अब आप किसी एक नंबर को छेड़ सकते हो क्या, बदल सकते हो क्या? अगर आप किसी एक को छेड़ोगे तो दूसरे और तीसरे को भी छेड़ना पड़ेगा ताकि रेशियो चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, रेशियो उसने कह दिया किन्हीं 3 लोगों का रेशियो ये कांस्टेंट है, अगर उसने कह दिया है तो अब अगर ये कांस्टेंट है तो रेशियो चेंज नहीं होगा। अब मान लो सवाल में वो ये कह रहा है कि यहां पे जो है वो 4 होना चाहिए, तो यहां 4 होना चाहिए तो 4 बना दो। देखो कैसे बनाए 4, 2 को 4 कैसे बनाए, इंटू 2 कर दो। तो अगर यहां इंटू 2 कर रहे हो तो आप यहां भी इंटू 2 करोगे और यहां भी इंटू 2 करोगे। इसका मतलब जब यहां 4 आएगा तो यहां 10 आएगा तो यहां 14 आएगा। अगर रेशियो कांस्टेंट है, अगर कोई रेशियो को फॉलो कर रहा है तो काफी सवाल रेशियो से सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें कई लोगों को डाउट आता है कि सर आपने तो इजी चुन लिया, 2 को 4 बनाना था, इस तरह से आपने तो खुद से ये सोच लिया। आप 3 को 4 बनाओ ना, 2 को 4 क्यों बनाते हो? आप 3 को 4 बनाओ, सब कर सकते हैं। आप बस यहां ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, कोई 3 लोग हैं, वो ये रेशियो फॉलो ही करते हैं, मतलब ये रेशियो को वो हमेशा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो ये शर्त रख दे कि यार यहां पे नंबर 4 आए तो यहां आंसर क्या होगा। तो अब कई लोग सोचते रहते हैं यार 3 को 4 कैसे बनाऊं। भाई इतना क्या सोचना, 3 को 4 बनाना है, आप सीधा 4 लिख दो, जो बनाना है वो लिख दो और डिवाइड बाय 3 कर दो। अब देखो इससे क्या हुआ, इससे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 बनाना था 4 मिल गया, लेकिन रेशियो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था। तो ये जो काम आपने किया है ना, ये इधर भी करना पड़ेगा। जैसे यहां भी 4/3 कर दो और यहां भी 4/3 कर दो। अब देखो 3 3 कैंसिल, यहां 4 आ गया, अब जो भी यहां आएगा वो इन दोनों का आंसर हो जाएगा। जैसे 4 × 2 ये 8/3 आ गया और 3 और 3 कैंसिल हो गया तो ये 12 आ गया। तो देखो रेशियो से कितना आसानी से कैलकुलेशन हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रेशियो को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। मेरे कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसमें मैंने काफी सारे सवाल केमिकल काइनेटिक्स में, मोल में रेशियो से ही सॉल्व किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनको अप्लाई करने की बारी आ रही है, कैसे इन सबको अप्लाई करना है। अब आप समझना बहुत ध्यान से, जैसे कैलकुलेशन की बारी आ जाती है लोग एकदम टूट पड़ते हैं कैलकुलेशन पे। जैसे मान लो 48 × 7 करना है, क्या करना है 48 × 7, तो वो सोचते ही नहीं है, यहां आ जाते हैं 48 × 7 और इस तरह से करने लग जाते हैं। आप एक बार आराम से देखो तो सही, नंबर्स ही तो हैं, प्यारे नंबर्स हैं। अब 48 को एक बार को इमेजिन कर लो कि 48 नहीं है 50 है, 48 नहीं है 50 है, एक बार को इमेजिन कर लो। 48 को आपने क्या मान लिया एक बार के लिए 50। अच्छा 50 × 7 करना तो कर सकते हो, अरे 5 × 7 तो कर सकते हो यार। 5 × 7 कितना हो जाएगा 35 और 350 आ गया। बताओ 50 × 7 कितना आ गया 350 आ गया। अब 50 तो था नहीं, था तो कितना 48। इसका मतलब तुमने 2 ज्यादा बड़ा नंबर ले लिया, तो दो ज्यादा बड़ा नंबर ले लिया ना, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 14, और वो माइनस कर दो क्योंकि एक्चुअल में तो 48 था। तुमने 2 बड़ा करके नंबर ले लिया और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो 7 × 2 14 आया वो माइनस कर दो। इसका मतलब सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा 350 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा 336। सही है। चलो आगे बात करते हैं। 12 × 19 है, बताओ क्या करोगे। कई लोग एकदम से कॉपी पेन पकड़ लेते हैं, 12 × 19 और मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं।
आप एक बार आराम से सोचो ना, ये 19 ना होता, मान लो 20 होता, कितना बढ़िया होता। अगर ये 19 ना होता, इमेजिन करो कि अगर ये 20 होता, कितना बढ़िया होता। 12 इंटू 2 करते 240 आ जाता। अब माइनस, तुम्हें तो 12 इंटू 19 करना था, एक 12 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। 12 इंटू, आप ये कह सकते हो तुम्हें तो 12 इंटू 19 करना था, तुमने 12 इंटू 20 कर दिया। इसका मतलब वो जो 12 है वो आप माइनस कर दो, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, ये 228। चेक करो। अच्छा मान लो यही घुमा के लिखा हुआ था, 19 इंटू 12 लिखा हुआ था। वैसे तो 12 इंटू 19 हो या 19 इंटू 12 हो, हमें पता है आंसर सेम आना है, लेकिन मैं बस आपको एक पैटर्न सिखा रहा हूं कि किस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मान लो 19 इंटू 12 लिखा है, अब आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो। 12 को आप क्या ऐसे लिख सकते हो, 10 प्लस 2 लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हैं। अब बताओ 19 इंटू 10 करना कितना आसान हो जाता है, 190। बहुत आसान हो जाता है, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करवाओ ना, हमें बहुत मजा आता है। तो ये लो 19 इंटू 10 कर लिया, अब 12 था ना, 19 इंटू 2 कर लो। 19 इंटू 2 कितना हो गया, 38। इन दोनों को ऐड कर लो। अच्छा कई लोग इसको ऐड करने के लिए भी यहां पहुंच जाते हैं कोने में कि यार 190 प्लस 38 कर लूं, और ये 8 9 10 11 12 228। भाई आप समझो, आप एक काम करो, 190 में 40 ऐड कर दो। जैसे ही 190 में 40 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 230। अब आपने 40 ऐड कर दिया, लेकिन आपको तो 38 ऐड करना था, तो जो 230 आया उसमें से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 228। या आप ऐसे सोच लो, 190 में पहले 30 ऐड कर दो, 190 में 30 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 220, उसमें 8 ऐड कर दो, 228। इस तरह से कैलकुलेशन देखो, मैं कहीं लिख ही नहीं रहा हूं, सीधा यहां पे सॉल्व हो जा रही है। अच्छा अंडर रूट में ये नंबर आ गया, कई लोग देख के सवाल छोड़ के भाग जाएंगे, बिल्कुल मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। अब समझो बात को, होता यह है कि यार अंडर रूट में 10 की पावर अगर इवन नंबर रहे तो बढ़िया रहता है, वरना एंटी लॉग वगैरह का लफड़ा आ जाता है। तो आप क्या करो, आप ये करो कि इस नंबर को इस तरह से कन्वर्ट कर दो। इवन नंबर कैसे बनाए आप समझो, इवन नंबर कैसे बनाए, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 है ना, अब मैंने इंटू 10 बाय 10 कर दिया रूट में। बताओ किसी को कुछ फर्क पड़ा क्या? अब कई तेज दिमाग वाले लोग ये कहेंगे सर मैं 10 से 10 को कैंसिल ही कर दूं क्या? अरे भाई अगर 10 को 10 से काटना था तो फिर लिखा क्यों? अब करें क्या, आप एक काम करो, एक जो 10 है उसको 5 के साथ ले जाओ, तो ये बन जाएगा रूट 50। कितना बन गया, रूट 50। और ये कितना बन गया, 10 की पावर माइनस 10। देखो जीवन कितना आसान हो गया। 7 7 49 होता है, 49 तो नहीं है 50 है, तो क्या हुआ 7 से हल्का बड़ा आएगा 7.1, और 10 की पावर माइनस 10 का रूट कितना आ गया, 10 की पावर माइनस 5 आ गया। क्लियर है, आसान हो गया। चलो जैसे मान लो ये कोई कैलकुलेशन चल रही है, सवाल में आखिरी में लिखा है 1000/17। अब अगर आप इसको डिवाइड करने लग गए, मतलब आप बहुत देर कंज्यूम कर रहे हो। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एक नंबर बहुत काम में आता है, तो आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि यार 1000/18 तो 55.55 होता है, तो ये 1000/17 है तो 55.55 तो नहीं ही आएगा, ये तो तब आता ना जब 18 होता। अब आपको थोड़ा सा और सोचना है कि अगर यहां 1000/18 है तो 55.55 है। अब अगर 18 से छोटा नंबर है तो डिवाइड करके 55.55 से थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। अब 55.55 से थोड़ा बड़ा, इसका मतलब ये आपने टिक कर दिया। समझ आया? इस तरह से ऑप्शन पे भी नजर रहनी चाहिए। चलो अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ नंबर्स हैं, अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्या अप्रोच रहेगी आपकी, एक बार सोचो। तो देखो जब भी ऐसे कैलकुलेशन दिखे ना, एकदम प्यारी नज़रों से उसको देखो, एकदम अच्छी नज़रों से देखो, पहले एनालाइज करो क्या इसको थोड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ करा जा सकता है। 8 इंटू 3 कितना होता है यार, 8 इंटू 3 कितना होता है, 8 इंटू 3 24 होता है। अच्छा ये मल्टीप्लाई होकर 24 आ गया, 8 से थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होकर 25 आ गया। 5 से कैंसिल करा, 5 5 25 एंड 5 इंटू 9 इज 45। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान लो आप कहीं किसी सवाल में न्यूमेरिकल में हो और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड x।
तो कई लोग एकदम टूट पड़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। पहले एकदम एनालाइज करो, देखो यार 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, और यहाँ 0.25 है। क्यों ना स्क्वायर या स्क्वायर रूट कुछ करा जाए? क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल तो बन रहा है। पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया? 100 आ गया। या तो आप 25 से कैंसिल कर दो, 4 आ जाएगा, वरना आप 20, अब पूरे का रूट ले लो। तो 25 का रूट लिया कितना आया? 5 आया। 100 का रूट लिया कितना आया? 10 आया। 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स तो कितना आ गया? 1 माइनस एक्स। और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स रूट कितना आ गया? 1 प्लस एक्स। अब क्रॉस क्रॉस कर लो, 5 से भी कैंसिल कर लो तो यहां आ जाएगा 2। अब क्रॉस क्रॉस कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो आप कुछ कैलकुलेशन में फंसे हो और इस तरह की कैलकुलेशन आपके सामने आ गई। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x log के अंदर छिप के बैठा है, तो एंटी लॉग का खेल हो जाता है। यहाँ मैं सिखाता हूं आपको कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इसको एक साइड रखा तो इसका मतलब ये बन जाएगा log, पॉइंट भी उड़ा देते हैं तो ये बन जाएगा 2x और डिवाइडेड बाय 4। ओके है। और ये बन जाएगा 5 माइनस 4.3, मतलब बन जाएगा 0.7। अब देखो आप एंटी लॉग इस तरह से ले सकते हो, यहां बेस में क्या है 10, तो आपको x फाइंड आउट करना है, वो लॉग के अंदर छिप के बैठा है तो आपको लॉग हटाना है। देखो लॉग कैसे हटाए? ऐसे हाथ रखो, ऐसे हटा दो। कह रहे हैं ऐसे होता है क्या? हाँ ऐसे हो जाता है। ये देखो लॉग को ऐसे पकड़ो, हटा दो। लेकिन फिर 10 को यहां फेंकना है, इस 10 को यहां फेंकना है और 0.7 को उसके माथे पे। मतलब समझना 2x बाय 4 इज इक्वल टू 10 की पावर 0.7। अब आप सोचो 0.7 किसका लॉग लेने पे आता है? 5 का। तो 0.7 का एंटी लॉग क्या होगा? 5। तो ये बनेगा 2x बाय 4 इज इक्वल टू 5। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10। समझ आया आपको? तो इसी तरह से अब अगले वाले को देखते हैं। तो देखो ये बड़ी सारी कैलकुलेशन दिख रही है। अब आराम से देखो, सबसे पहले 0 अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल किया करो। चलो पहले 0 को देख लेते हैं। तो ध्यान देना 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल हुआ। अच्छा ऑप्शंस भी है तो थोड़ा ऑप्शन से भी काम चलाएंगे। अब समझना 0.33 इंटू 2.3 इंटू 8 इंटू 3 24, थोड़ा बड़ा 25, और 31 को क्यों ना 30 लिख दूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नीचे एक 10 अकेला महसूस कर रहा है। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा 3 और 0.33 मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 0.33 कैसे आता है? 1/3 से, तो 1/3 और 3 कैंसिल हो गया। अब 2.3 इंटू 25 करना है। 25 का दुगना कितना? 50। 50 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। अब आराम से चेक करो, 50 से थोड़ा बड़ा इस एक में ही है, टिक कर दिया। तो इस तरह से हमने बहुत सारे तरीके सीखे और कुछ फॉर्मूले देखे, कुछ कैलकुलेशन के पहले से हैक्स जो आपको पता होने चाहिए वो मैंने आपको बताया। स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये बताया, लॉग बताया, एंटी लॉग बताया। ये सब आपको पता होना चाहिए। और कैलकुलेशन शुरू करने से पहले एक बार उस कैलकुलेशन को देख लो, क्या पता उसके अंदर कोई इजी मेथड छिपा हुआ हो।